आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSCC गनीपुर बेझा। इस चैनल के माध्यम से जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं यह BA पार्ट 1 बिहार यूनिवर्सिटी वाले बच्चे के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उस विद्यार्थी के लिए पढ़ाने जा रहे हैं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए BA पार्ट 1 का कंप्लीट तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी चैनल पर हिस्ट्री का पूरा वीडियो अपलोड करेंगे। प्रतिदिन एक प्रश्न के उत्तर एक वीडियो में डालेंगे और उस वीडियो को बार बार देख करके आप लोग इस प्रश्न को याद कर लेंगे। 2022 में जो BA पार्ट 1 का परीक्षा देगा उस विद्यार्थी के लिए यह प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण होगा। आज का पहला प्रश्न है कि एक विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का आकलन करें, या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, या समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र तथा उपलब्धियों की परीक्षण करें। क्या वह भारतीय नेपोलियन था? यानी प्रश्न में यह पूछा गया है कि समुद्रगुप्त वाकई में नहीं, वास्तविक में भारत का नेपोलियन था या नहीं था? था तो कैसे? इसका कुछ प्रामाणिकता होना चाहिए या कुछ इतिहासकार विद्वान को कुछ प्रामाणिक मान्य होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न को उत्तर आज मिलेगा इस वीडियो में। यह बिहार यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में जो BA पार्ट 1 वाला विद्यार्थी जो जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उस विद्यार्थी के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो पहले चलते हैं समुद्रगुप्त के राजसिंहासन के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न का पहला टॉपिक है कि समुद्रगुप्त के राजसिंहासन। आज का पहला प्रश्न है कि एक विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का आकलन करें, या समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, या समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र का उपलब्धियों का परीक्षण करें, या क्या वह भारतीय नेपोलियन था? यानी समुद्रगुप्त को जो भारतीय नेपोलियन कहा जाता था वह सही में है या नहीं है, या समुद्रगुप्त जो अपने जीवन में कार्य किए, भारत के राजाओं के रूप में जो सेवा प्रदान किए वह किस तरह से हुआ, कैसे कैसे राजा बने, किस तरह से शासन किए, किस तरह से उनका व्यवस्था चला, इन सभी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करें और ध्यान से पढ़ें। पहला टॉपिक है कि समुद्रगुप्त का राज सिंहासन पर बैठना। चंद्रगुप्त प्रथम के मरने के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त था जो कि राज सिंहासन पर बैठा। उसके अनेक भाई थे, वह अपने भाइयों में ज्येष्ठ नहीं था। मतलब समुद्रगुप्त के अनेक भाई भी थे और वह बड़ा भाई नहीं था, लेकिन वह अपने सभी भाइयों से अधिक गुणवान था, प्रतिभावान था। इसीलिए उसके पिता ने उसको ही युवराज घोषित कर गुप्त शासन का राजा बनाया था। परंतु कुछ इतिहासज्ञों के विचार अनुसार समुद्रगुप्त ने के भाइयों ने उसके विरुद्ध भयंकर विद्रोह भी किया और एक अपने राज्य में कांच नामक व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठाया था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुप्तकालीन मुद्रा से मिलती है, परंतु उस मुद्रा पर लिखा हुआ कांच शब्द जो था, जिसका मतलब जो है राम से लगाया गया। विद्वान डॉक्टर भंडारकर ने कांच को राम पढ़ा था, अतः वह इन मुद्राओं को रामगुप्त की मानते हैं। मतलब वो जो मुद्रा था जिस पर कांच लिखा हुआ था उसको राम के नाम से जाना गया, क्योंकि उसका मानना था कि यह जो है राम का है। इन मुद्राओं को रामगुप्त मानते हुए फिर बाद में भंडारकर साहब यह बताए कि रामगुप्त का ही बचपन का नाम कांच रहा था। मतलब कांच जो नाम था रामगुप्त को ही था, मतलब बचपन का नाम रामगुप्त था।
कांच था और बाद में चल करके वह रामगुप्त रहा और उनका बनाया हुआ मुद्रा जो है मिला था। परंतु एलन साहब के इस संबंध में यह उक्त है कि समुद्रगुप्त का प्राथमिक नाम कांच था। यानी वहाँ पर विद्वानों का कुछ झमेल है। कुछ विद्वान का मानना है कि समुद्रगुप्त का ही नाम, बचपन का नाम कांच रखा था, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि उसका भाई लोग जो विद्रोह किए थे समुद्रगुप्त के खिलाफ और उन लोगों ने एक राजा बनाए थे जिसका नाम था कांच। और कुछ विद्वान का मानना है कि समुद्रगुप्त का बचपन का नाम था कांच। उसने अपनी विजय के बाद समुद्रगुप्त नाम रखा, यानी उसका नाम जो था, जो समुद्रगुप्त रखाया था, विजय प्राप्त करने के बाद वह नाम रख लिया था। यह पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय, यानी समुद्रगुप्त कैसे विजय हुआ। इसका बीए पार्ट 1 का परीक्षा 2022 में जो होने वाला है वह थ्योरी का होगा और 8 का जो परीक्षा होता है उसमें लिखना अधिक पड़ता है। और किसी भी जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, ताकि टॉपिक छोड़ने से प्रश्न का जो उत्तर होता है वह ठीक से नहीं मिल पाता है और उस जगह पर कॉपी में नंबर कम मिलता है। अगला टॉपिक है समुद्रगुप्त की दिग्विजय, यानी समुद्रगुप्त कैसे विजय प्राप्त किए, इसके बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था, अतः वह एक महान विजेता था। वह उसकी विजयों के ही फल था कि प्रयाग और मगध के मध्य गंगा नदी के तटवर्ती प्रांतों और अयोध्या के क्षेत्र का छोटा राज्य बढ़कर एक साम्राज्य बन गया था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने अपनी दिग्विजय की यात्रा शुरू की। अशोक ने जिस स्तंभ पर शांति संदेश खुदवाए थे उसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की विजय की तालिका भी खुदी हुई है और उसकी विजयों की निम्नलिखित 6 भागों में बांट सकते हैं। यानी समुद्रगुप्त के जो विजय हुआ इसको 6 भागों में बांट करके आप अध्ययन कर सकते हैं। पहला है उन्मूलन राज्य। उन्मूलन राज्यों की संख्या 9 थी। ये सभी राज्य आर्यावर्त के थे। ये सभी राज्य उसकी सीमा के आसपास थे, इसीलिए समुद्रगुप्त ने सबसे पहले उन्हीं राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में मिला लिया था। वे सभी राज्य निम्नलिखित थे। एक में है रुद्रदेव, यह वाकाटक राजा प्रवरसेन प्रथम का पोता रुद्रसेन प्रथम था, जिस पर विजय प्राप्त कर लिया था समुद्रगुप्त। 2 में है शासक नागवंशी शासक था, उसको भी समुद्रगुप्त जो है जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। तीसरा था नागदत्त। नागदत्त मथुरा के निकटवर्ती राज्य का नागवंशी शासक था, उससे भी समुद्रगुप्त जीत करके अपने राज्य में शामिल कर लिया था। और चौथा था चंद्रवर्मन, जो डॉक्टर हर्ष प्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रवर्मन मारवाड़ का शासक था, जिसे जायसवाल साहब चंद्रवर्मन के पूर्वी पंजाब का राजा मानते हैं, उसे भी समुद्रगुप्त जीत करके अपने राज्य में शामिल कर लिया था। आगे है गणपति नाग। वह नागों की राजधानी पद्मावती का शासक था, उसे भी समुद्रगुप्त विजय, उस पर भी विजय प्राप्त कर लिया। और छठा था नागसेन, यह भी कोई नागवंशीय शासक था, उसे भी समुद्रगुप्त हड़प लिया। और आगे है नंदित, यह भी नागकुल का ही राजा था। 8वां राजा था जिसका नाम था अच्युत, यह भी। और 9वां था बलवर्मन,
इसी तरह 9 राजा यानी साम्राज्य के चारों ओर आसपास में जो भी साम्राज्य था, छोटा छोटा राज था, उसे समुद्रगुप्त जो है उस पर विजय प्राप्त करके, उसे जीत करके अपने राज्य में शामिल करके और एक बड़ा राज्य की स्थापना कर लिया, एक बड़ा सा राज्य बना लिया, अच्छा प्रशासन शासन करने लगा। इसीलिए जो है उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ताकि विजय प्राप्त करने में महारत हासिल था। अगला टॉपिक है आटविक राज्य। उपयुक्त विजय के बाद समुद्रगुप्त ने विंध्याचल पर्वत के निकटवर्ती सभ्य राज्यों की ओर ध्यान दिया। उसके बाद कुछ अभिलेख से ज्ञात होता है कि जबलपुर तथा नागपुर में 18वीं राज थे। सभी राज्य समुद्रगुप्त के बिना लड़े ही उसकी अधीनता को मान चुके थे। इन सभी राज्यों पर अधिकार हो जाने से समुद्रगुप्त को दक्षिण भारत की विजय अत्यधिक मदद मिली। यानी वहाँ समुद्रगुप्त जब विजय प्राप्त करने के लिए गए तो वहाँ के जो राजा लोग थे, बिना लड़े हुए भी वो अपना हार स्वीकार करके और समुद्रगुप्त का विजय स्वीकार करके अपना राज त्याग दिया और समुद्रगुप्त का शासन वहाँ पर हो गया। इसी तरह उनका समुद्रगुप्त को दक्षिण भारत का विजय प्राप्त करने में आसानी हो गया। यानी बीच का जो राजा था वह अपना रास्ता क्लियर कर दिया। अगला पॉइंट है कि दक्षिण पथ के राज्य। तो इसके बाद समुद्रगुप्त दक्षिण पथ के राज्यों पर विजय के लिए बढ़ा। इन सभी राज्यों के साथ उसने धर्म विजय राजा का सा व्यवहार किया। उसने विजित राज्यों की राजसत्ता तो उन्हें छीन ली, परंतु उन राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। इस तरह से राजाओं की संख्या 12 थी, जो निम्नलिखित है, जैसे कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कोराल का मंतराज, पृष्टिपुर का महेंद्र, कोटिटोगिरी का स्वामीदत्त, रंडवल का वमन, कांची का विष्णु, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुरुस्थलपुर का धनंजय आदि राजा थे। उनका समुद्रगुप्त साम्राज्य जीतने के बाद वहाँ को राजा को राज छीनता नहीं था, यानी उस राजा पर अपना शासन जमा लेता था और उस राजा से अपने अधीन रख करके उस राजा से काम करवाता था। यानी सर्वोच्च मालिक जो है वह समुद्रगुप्त था। जैसे अभी राष्ट्रपति जो होता है, जो प्रधानमंत्री के काम का वास्तविक जो शक्ति होता है प्रधानमंत्री के, और संपूर्ण शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इसी तरह समुद्रगुप्त उस राजा से वर्क करवाता था और अपने अधीन उस राजा को कर लिया था। इसी तरह से विजय प्राप्त कर लिया और इतिहास ने इसे भारत का नेपोलियन स्वीकार कर लिया। अगला टॉपिक है कि प्रयत्न राज्य, मतलब किन किन राज्य पर इन्होंने प्रयत्न किया, सफलता मिली या नहीं मिली। आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न राज्य की संख्या 5 थी। ये सभी राज्य समुद्रगुप्त को न केवल कर देते थे बल्कि सम्राट की सेवा के लिए भी हरदम प्रस्तुत रहा करते थे। इस तरह के राज्य निम्नलिखित थी, जैसे समतट दक्षिणी पूर्वी बंगाल, डबाक अर्थात ढाका, कामरूप अर्थात आसाम, नेपाल, कुर्तपुर, गढ़वाल और रुहेलखंड। ये सब जो राज्य थे ये कर भी देते थे
सेवा भी करते थे, कार्य भी करते थे, सभी तरह का सेवा समुद्रगुप्त को प्रदान करते थे। आगे टॉपिक है गणराज्य। अन्य राजा की भांति कुछ अराजक गणराज्य भी थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के मुख अपनी तलवार के म्यान में रख लेना ही उचित समझा। ये सभी राज्य पंचायती राज्य थे। यहाँ पर स्वतंत्र जाति के लोग रहते थे। यह ठीक है कि वे लोग युद्ध कला में चिढ़ित थे, लेकिन समुद्रगुप्त से नहीं लड़ना ही उचित समझते थे। मध्य प्रांत, राजपूतान और पंजाब आदि इसके मुख्य केंद्र थे, जहाँ निम्नलिखित जातियों के लोग निवास करते थे, जैसे मालव, अर्जुनयान, योध्य, भ्रवक, अभीर, सनकनी, काक, खरप्रिक आदि ये सब जाति के लोग वहाँ राज्य करते थे। और इन लोग स्वतंत्र थे, फिर भी समुद्रगुप्त से लड़ने की इन लोगों को साहस नहीं था और वे लोग समुद्रगुप्त के अधीन हो गए। आगे है विदेशी राज। समुद्रगुप्त के राज्य के अधीन कुछ विदेशी राज्य भी थे जिन्हें अपनी पुत्रियों के समुद्रगुप्त को देकर उसे मित्रता कर ली थी। इस तरह से विदेशी राज्य पर भी समुद्रगुप्त शासन किया, जैसे देवपुत्र सहातु आही, दुमे की शकमुरुड और 3 में है सिंहली तथा अंत में है द्वीपवासी इत्यादि। इस समुद्रगुप्त के राज्य के अधीन कुछ विदेशी राज्य थे जिन्हें अपनी पुत्रियों को समुद्रगुप्त को देकर उससे मित्रता कर ली थी। यानी समुद्रगुप्त के अधिकार से, यानी शासन प्रशासन से जो विदेशी लोग थे उन लोग डर के मारे कहिए या किसी तरह से समुद्रगुप्त से मित्रता करने के लिए वह अपनी पुत्री को उससे विवाह कर दिया और समुद्रगुप्त से रिलेशन बन जाने के बाद वह उससे डर समाप्त हो गया और मित्रता कर लिया समुद्रगुप्त, ताकि उस पर आक्रमण न करे। आगे है समुद्रगुप्त की साम्राज्य का विस्तार। समुद्रगुप्त की इस तरह से दिग्विजय के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य के अधिक विस्तार हो गया। अब आर्यवर्त के सभी राज्य उसके चरणों पर लौटने लगे थे। प्रायः सभी धुरंधर राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। आटविक आदि राज्य, दक्षिणापथ के सभी गणराज्य, देवपुत्र, शाहिया, सिंहल, द्वीपों के राज्य और शकमरूढ़ो, दक्षिण के केरल, एरंडवल, खानदेश, पल्लक को पालघाट, देवराष्ट्र, महाराष्ट्र स्वीकार कर लिया। दिग्विजय को बहुत बढ़ा दिया था, अतः उसके साम्राज्य का काफी विस्तार हो गया। आगे है अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में अश्वमेध यज्ञ भी कराए। जैसे समुद्रगुप्त ने अपने इस महान दिग्विजय के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा इतिहास प्रसिद्ध अश्वमेध करवाया, जिसमें ब्राह्मण के बीच अपने दोनों हाथों से दिल खोल कर धन वितरण किया और उसने अपने इस दिग्विजय को स्मरण में स्मारक सिक्का भी चलवाया था। इन सिक्कों के लिए एक तरफ सम्राट अश्वयज्ञ यूप के सम्मुख खड़ा था और दूसरी तरफ रानी की मूर्ति के साथ साथ समुद्रगुप्त का अश्वमेध पराक्रम खुदा हुआ था। इस तरह से समुद्रगुप्त ने बहुत दिनों से रुके हुए अश्वमेध यज्ञ को चलाकर हिंदू संस्कृति में फिर से जान ला दिया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि राजा को अपने शक्ति पर संपूर्ण विश्वास जब हो जाए तो
इसके पुष्टि के लिए एक अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। और कितने वर्षों से ऐसा यज्ञ नहीं हो रहा था और इस यज्ञ को करके यह जो है फिर से हिंदू संस्कृति को जगा दिया। अगला टॉपिक है समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व कैसा था? व्यक्ति को जो आंतरिक गुण होता है उसको व्यक्तित्व कहा जाता है। समुद्रगुप्त की सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा एवं व्यक्तित्व अद्वितीय था, यानी ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा व्यक्ति का गुण था उनमें जो अद्वितीय था, यानी उनका जो गुण का कोई जोड़ा नहीं था। वह एक महान विजेता के साथ साथ हर तरह के गुणों की खान था, यानी हर तरह के गुण उनमें सम्मिलित था। प्रसिद्ध इतिहासकार हरिसेन ने उसको एक महान उद्भट विद्वान, अद्वितीय शास्त्रार्थ, सख्याति प्राप्त कविराज और एक बड़ा विद्या प्रेमी भी कहा था। वह विद्वान और गुणी लोगों का बड़ा आदर करता था। उनकी कविता इतनी उच्च कोटि की होती थी कि वह कविराज की उपाधि से विभूषित भी किया गया था। उनको वह कवि के रूप में भी बहुत बड़ा महारत हासिल कर चुके थे। कवि के रूप में भी उनको विभूषित किया गया था। विद्या से प्रेमी थे, बड़ा आदर से भी विद्वान लोग को वह देखते थे। गाने की कला में भी वह प्रवीण था। वह तंबरू और नारद बजाते भी थे। वह आखेट का भी बड़ा प्रेमी था। उसका धर्म वैष्णव था। वह दीन दुखियों, अनाथों और आर्तजनों के कल्याण के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। अगला टॉपिक है समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन के रूप में कैसा रहा? महान समर विशारद होने के कारण डॉक्टर स्मिथ ने उसने भारतीय नेपोलियन कहकर पुकारा, यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने किया? तो डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि जो समुद्रगुप्त है वह भारत का नेपोलियन है, यानी नेपोलियन जो था उसका कला यानी उस तरह का गुण भारत में समुद्रगुप्त को था। समुद्रगुप्त के लिए उनकी यह संज्ञा अक्षरांश सत्य है, क्योंकि वह ठीक नेपोलियन बोनापार्ट की भांति ही एक महान योद्धा और विजेता था। जिस तरह से नेपोलियन ने सारे यूरोप को भयभीत कर दिया था, ठीक उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी शीघ्र ही चारों दिशाओं में अपने अनेक राजा को जीत लिया था। वास्तव में अगर कसौटी पर कसा जाए तो समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट और सिकंदर महान से भी कई कदम आगे थे। नेपोलियन की सारी विजय उसके जीवन में ही नष्ट हो गई थी, क्योंकि उसका विजय तलवार के नोक पर आधारित थी और उसकी तलवार में म्यान में जाती ही उसकी सभी विजय समाप्त हो गई थी। परंतु समुद्रगुप्त की विजय अस्थायी थी, जो उसके मरने के बाद भी बहुत दिनों तक कायम थी। उसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद भी 2 सदियों तक फलता फूलता रहा। अंत में हम यह भी कह सकते हैं कि नेपोलियन का अंतिम जीवन बड़ा ही दुखद था, परंतु समुद्रगुप्त का लगभग 40 वर्षों तक अपनी सफलता का मधुर फल चखता रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से अधिक महान था। अतः हम यह कह सकते हैं कि नेपोलियन यूरोप का समुद्र नहीं हो सकता है, परंतु समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जा सकता है। इसी तरह समुद्रगुप्त का अंकन था समाप्त हुआ। यानी समुद्रगुप्त के बारे में जो भी कहानी था टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग सुने, समझे और इस प्रश्न को अच्छे ढंग से याद कर ले, ताकि बीए पार्ट 1 का जो बिहार यूनिवर्सिटी में होने वाला परीक्षा जो 2022 का होगा उसमें यह प्रश्न महत्वपूर्ण होगा।